एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस शानदार फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड एंड एवरीवन इज ग्रेट। आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग सुपर अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों? तो आ गए हम फिर से एक बार और ये माइंड मैपिंग सीरीज में इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर, दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो इसके पहले के चैप्टर्स हमने रिवाइज कर लिए हैं, मैंने आपके कॉमेंट्स पढ़े थे, आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम कोई भी टॉपिक को छोड़ के नहीं चल रहे हैं, सारे टॉपिक्स हम कवर करके चल रहे हैं। तो फटाफट से आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को भी हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलो भाई। तो आज क्या हम पढ़ने जा रहे हैं भाई? ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ये क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी, और इंडियन इकोनॉमी में इसका क्या असर पड़ा, हमारे भारत में इसका क्या असर पड़ा ग्लोबलाइजेशन का, इसके बारे में बताऊंगी। जब हमारी कंट्री में या हमारे कंट्री में जब एमएनसी नहीं थी तब सामान कैसे आता था या जाता था? तो तब सामान जो है बेटा 20th सेंचुरी में ज्यादातर सामान प्रोडक्शन वाज लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विद इन द कंट्री। ज्यादातर प्रोडक्शन यानी कि क्या हो रहा था, कंट्री के विद इन ही हो रहा था, कंट्री के अंदर ही हो रहा था, कंट्री के बाहर नहीं जा रहा था। ठीक है, कॉलोनीज लाइक इंडिया, जैसे इंडिया ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी, यहाँ पर अंग्रेज बैठे हुए थे, तो कॉलोनीज लाइक इंडिया क्या एक्सपोर्ट करते थे? तो वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे, फूड स्टफ एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते थे। ये तीन चीजें हैं जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करी जा रही थी। जब इंडिया जो है वो हम भारत ब्रिटेन का कॉलोनी था, तब फूड स्टफ और रॉ मटेरियल ब्रिटेन जाता था, जैसे कि आपने क्लास 8-9 में पढ़ा होगा, और वहां से फिनिश प्रोडक्ट बनकर इंडिया में आता था। लेकिन जब एमएनसी आ गई तब क्या हुआ? तो भाई एमएनसी के आने से ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई थी। अब एमएनसी होती क्या है? तो एमएनसी आपकी है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं मल्टीनेशनल कंपनी लिखकर। इट इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है जो कि प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है और ओन करती है, एक कंट्री में नहीं, एक से ज्यादा कंट्रीज में। owns and controls production in more than one country। एक कंट्री में नहीं, एक से ज्यादा कंट्री में इस चीज को वो प्रोडक्शन को ओन भी करती है, कंट्रोल भी करती है। साथ ही साथ एमएनसी अपने प्रोडक्शन को स्प्रेड भी करती है, सिर्फ एक कंट्री में नहीं, अलग अलग कंट्रीज में अपने प्रोडक्शन को स्प्रेड भी करती है। जैसे कि ये है, देखो स्प्रेड कैसे करती है। एक ये अमेरिकन एमएनसी है, रिसर्च एंड डिजाइनिंग वो यूएसए में करा रही है, कंपोनेंट्स वो चाइना में बनवा रही है, असेंबलिंग जो कंपोनेंट्स की है वो मैक्सिको में हो रहा है, दुनिया भर में बेचा जा रहा है, और कस्टमर केयर सर्विस जो है वो इंडिया में दे रखा है। अब सवाल ये आता है कि भाई एक एमएनसी है, लेकिन किस तरीके से उसने अपना प्रोडक्शन जो है वो अलग अलग कंट्रीज में सेटअप कर रखा है, और ऐसा क्यों किया है? तो ऐसा इसलिए किया है क्योंकि एमएनसी के होते हैं दो मेन मोटिव, एम, टारगेट जिसे आप बोल सकते हैं। क्या उनके दो टारगेट होते हैं? ये देखिए, उनके दो टारगेट होते हैं कि टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट अर्निंग, मैक्सिमम प्रॉफिट हो, मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो, कम से कम लागत हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो भाई अब सवाल ये आता है मैम कि अमेरिका में ये अमेरिकन एमएनसी चाइना में सामान बनवा रही है, मैक्सिको में असेंबल करा रही है, डिजाइनिंग उसकी यूएसए में हो रही है, कोई दिक्कत आती है तो इंडिया में उसका कस्टमर केयर खुला है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि रिसर्च एंड डिजाइनिंग करना उसे यूएसए में सस्ता पड़ रहा है, वेरास कहीं और करेगी तो महंगा पड़ेगा। चाइना में उन्हें लेबर जो है वो स्किल्ड लेबर्स और अनस्किल्ड लेबर्स सस्ते में मिल रहे हैं, इसलिए चाइना में वो प्रोडक्शन करा रही है। मैक्सिको में क्यों? क्योंकि मैक्सिको के आसपास उसे मार्केट मिल रहा है जहां वो अपना सामान बेच सकती है, इसलिए मैक्सिको में वो अपना सामान असेंबल करा रहे हैं, दुनिया भर में बेच रहे हैं, और कस्टमर केयर इंडिया में खोल रखा है। अब अमेरिकन एमएनसी ऐसा क्यों कर रही है? अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस को उसने डिवाइड कर रखा है। क्यों? क्योंकि चाइना में उसको प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग करने में उसे सस्ता पड़ रहा है, चीप मैन्युफैक्चरिंग पड़ रही है इन टर्म्स ऑफ लेबर, यानी मजदूर सस्ते में मिल रहा है काम करने के लिए। वेराज मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको में उसे मार्केट पास में मिल रहा है क्योंकि पास में यूएसए और यूरोप है। ठीक है, कस्टमर केयर सर्विस इंडिया में क्यों है? क्योंकि इंडिया में हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हैं और इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हाईली स्किल्ड लोग हैं। अब इंग्लिश स्पीकिंग यूथ क्यों? क्योंकि ये एमएनसी पूरे वर्ल्ड में है, अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में है, तो वहां लोग इंग्लिश में कॉन्वर्स कर सकते हैं, तो इंडिया में उन्हें अच्छे इंग्लिश बोलने वाले लोग मिल रहे हैं, इसीलिए इंडिया में उसने कस्टमर केयर सर्विस खोल रखा है। ये सारी चीजें उसने ऐसी क्यों करी है? अलग कहीं कंपोनेंट बन रहा है, कहीं अलग बेच रहे हैं, असेंबल कहीं कर रहे हैं, कस्टमर केयर कहीं और है, इसलिए किया है ताकि वो प्रॉफिट कर सके, और ऐसा करके वो अपने लिए कम से कम 50 से 60% तक
सेविंग्स कर रहा है, कॉस्ट सेविंग्स कर रही है एक एमएनसी। आई बात समझ में? तो ऐसा वो क्यों करते हैं ये मैंने आपको बताया। अब आता है कि एमएनसी अपना प्रोडक्शन कहाँ सेटअप करती है, स्प्रेड कैसे करती है, मैंने आपको बता दिया। अब सेटअप कैसे करती है फटाफट से देख लेते हैं। चार चीजें होती हैं, चार फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले एमएनसी ये देखती है कि उसका मार्केट जहां पास में होगा वहीं पर वो अपनी फैक्ट्री लगाएगा। अब शुगर केन की खेती जो है वो मेरठ साइड हो रही है, लेकिन अगर उसकी फैक्ट्री आपने बनारस में लगा दी तो कोई इंटरकनेक्टिविटी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत लगेगा। लेकिन मेरठ के साइड ही आपकी शुगर केन की खेत है और वहीं पर अगर आपने फैक्ट्री लगा दी तो वहां पर तो बल्ले बल्ले शाबा शाबा हो गई। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट। प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट मतलब नियर टू मार्केट। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियर टू मार्केट। सबसे पहले एमएनसी यही देखती है। दूसरा क्या देखती है कि भाई हमको मजदूर लोग मिल जाए काम करने को, वो तो ठीक है, लेकिन कम पैसे में लोग मिल जाए। हो सकता है यही डिजाइनिंग अगर वो इंडिया में करे तो महंगा पड़े, लेकिन वो यूएसए में डिजाइनिंग और रिसर्च हो रही है तो सस्ता पड़ रहा है उसको। तो दूसरी चीज वो ये देखती है कि भाई लो कॉस्ट स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर मिल जाए। तीसरी चीज वो देखती है कि भाई फैसिलिटीज भी होनी चाहिए कि आपने फैक्ट्री तो लगा दी लेकिन बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है, पानी है कि नहीं है, रोड है कि नहीं है कि अपना सामान हम भेज सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो और दूसरी फैसिलिटीज भी होती है। और तीसरी आती है आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज कि गवर्नमेंट पॉलिसी एक एमएनसी ये भी देखती है कि सरकार की किस तरह की पॉलिसीज कहां पर है और कहां पर अपनी फैक्ट्री लगाने पर उसे फायदा होगा। तो ये चार चीजों को ध्यान में रखकर एक एमएनसी अपने प्रोडक्शन को सेटअप करती है। स्प्रेड कैसे करती है, सेटअप कैसे करती है, मैंने आपको बताया। और ऐसा क्यों करती है, मैंने आपको दो रीजंस बताए। पहला रीजन है कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। और दूसरा है मिनिमम कॉस्ट, कम से कम लागत लगे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, इंडिया एक उनके लिए आइडल डेस्टिनेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ इंजीनियर्स जो है वो बहुत अच्छे हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट्स में भी बहुत अच्छे हैं, मैकेनिकल एस्पेक्ट्स में भी बहुत अच्छे हैं। साथ साथ हमारे यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है जो कि चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो इंडिया में कस्टमर केयर सर्विस खोलना एक अमेरिकन एमएनसी के लिए फायदे का सौदा है, इसलिए उसने यहाँ पर खोला है। अगर यहाँ उसे घाटा हो रहा होता तो वो यहाँ पर नहीं खोलती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखो बेटा, बहुत बेसिक और सिंपल सी बात है। जब आप किसी चीज में कहते हैं ना हमने इन्वेस्टमेंट किया, इसका मतलब हमने पैसे लगाए उसमें, बाद में हमें रिटर्न मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है जब आप खर्च करते हैं लैंड खरीदने में, बिल्डिंग खरीदने में, मशीन खरीदने में या और दूसरे इक्विपमेंट्स खरीदने में। जब आप जो पैसा खर्च करते हैं उसे आप कहते हैं इन्वेस्ट किया है। जैसे मशीन है, कपड़े की मिल है, कपड़े की मशीन है, आपने एक बार खरीदा तो आपने उसमें एक बार इन्वेस्ट किया है, लेकिन उससे आपको बार बार प्रोडक्शन हो रहा है, बार बार उसे आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट होता है एक्सपेंडिचर, वो पैसा खर्च करना जब आप कोई जमीन खरीद रहे हैं, कोई बिल्डिंग, कोई मशीनरी, कोई इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, इसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन यही इन्वेस्टमेंट जब कोई एमएनसी कर देती है, कोई बाहर की कंपनी आकर कर देती है, तो उसे हम फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कह देते हैं। सिंपल सी बात है। When such expenditure done by MNC, जब कोई MNC करती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब ये MNC करती क्यों है? क्या उसका मोटिव है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके इन एसेट्स के थ्रू। ये एसेट्स है ना, एक बार आपने जमीन खरीदी, आपने आज 5 लाख की जमीन खरीदी, 10 साल बाद बेचोगे तो 50 लाख की बेचोगे। तो आपने क्या किया था? 5 साल का इन्वेस्टमेंट किया, क्या सोचकर कि आपको प्रॉफिट मिलेगा। यही चीज MNC करती है। जब कोई कंपनी जमीन, बिल्डिंग, मशीन्स, इक्विपमेंट्स खरीदती है उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। लेकिन यही सारी चीजें जब कोई एमएनसी खरीदती है तो उसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, अब आता है डिफरेंट वेज। कौन कौन से वो तरीके हैं जिससे कि एमएनसी अपने प्रोडक्शन को स्प्रेड करती है? क्या कौन से तरीके हैं? तो देखो, 4 तरीके हैं आपके, बहुत आसान तरीके हैं, फटाफट से समझाऊंगी मैं आपको। एक है कि भाई डायरेक्टली किसी देश में जाकर अपनी कंपनी लगाकर सेटअप कर देना, डायरेक्ट सेटअप होता है। एक होता है डायरेक्ट सेटअप कि सीधे आप कंट्री में गए, हमारी कंट्री इंडिया की कोई कंपनी है, वो गई सीधे अमेरिका, वहां उसने सेटअप किया और अपनी कंपनी शुरू कर दी। एक होता है डायरेक्ट तरीका। दूसरा होता है कि भाई जो सबसे कॉमन तरीका है वो ये है कि किसी लोकल कंपनी को खरीद लो, उसके बाद अपना प्रोडक्शन करो, ये भी होता है।
दूसरा तरीका ये है कि हमारी इंडिया की कोई कंपनी जाएगी अमेरिका, उसकी एक लोकल कंपनी को खरीद लेगी, बाय लोकल कंपनी, वहाँ की किसी लोकल कंपनी को खरीद लिया और उसके बाद अपना प्रोडक्शन एक्सपैंड किया, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है ज्वाइंट वेंचर करके। ज्वाइंट वेंचर का मतलब क्या है, एक इंडिया की कंपनी है, एक अमेरिका की कंपनी है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं ज्वाइंट वेंचर। सेटअप प्रोडक्शन ज्वाइंटली। और चौथा होता है जो कि बहुत ही कॉमन है और बहुत आम चीज़ है लेकिन हम लोग नहीं जानते, वो ये है कि छोटे छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर देना, फिर उसमें अपनी ब्रांड का ठप्पा लगाना, टैगिंग करना और फिर मार्केट में बेचना। जैसे बड़े बड़े आप शोरूम्स में जाते हैं, ब्रांड्स में जाते हैं, आपको क्या लगता है आपको ओरिजिनल मिल रहा है क्या वहाँ पर? नहीं, उन्होंने क्या कर रखा है, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को अपना ऑर्डर बांट रखा है, तुमसे 100 जीन्सें लेंगे, तुमसे 500 जीन्सें, तुमसे 300 जीन्स, और उसके बाद क्या किया, लिया, लेवाइस का ठप्पा लगाया, ली का ठप्पा लगाया और जाकर शोरूम्स में बेच दिया। तो ये 4 तरीके हैं। पहला तरीका है डायरेक्ट सेटअप, दूसरा है एक लोकल कंपनी को खरीद के फिर अपना प्रोडक्शन करना, तीसरा है ज्वाइंट वेंचर और चौथा है कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर देकर उसके बाद अपनी ब्रांड की टैगिंग कर देना। ठीक है, तो ये 4 तरीके हैं। जॉइंट वेंचर के बारे में पढ़ लेते हैं कि जब when MNC set up production jointly with some local company, the local company is benefited in 2 ways। जब जॉइंट वेंचर होता है, जॉइंट वेंचर में लोकल कंपनी को क्या फायदा होता है वो आपको बताने जा रहा है। तो भाई 2 तरीके से फायदा होता है। पहला आइए देख लेते हैं। पहला तरीका ये है कि भाई जब लोकल कंपनी को जब कोई MNC, लोकल कंपनी और MNC मिलकर जब कोई काम करेंगे तो उसको मिलेंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स। एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स का मतलब पैसा मिलेगा, तो ये लोकल कंपनी उससे नई मशीन्स खरीद लेगी, नया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लेगी, ठीक है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जब MNC आती है तो वो अपने साथ पैसा लेकर नहीं, मशीन्स लेकर नहीं, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए आइडियाज भी अपने साथ लेकर आती है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे देश की है। आज हमारी कंट्री में एक सिस्टम है नेटवर्किंग का, कल को जापान की एक कंपनी आती है हमारी इंडिया में और हमारी किसी लोकल कंपनी के साथ टाई अप करती है, तो जापान की कंपनी हमारी इंडिया की कंपनी को पैसा तो देगी लेकिन साथ में नई टेक्नोलॉजीज, नए एडवांसमेंट्स ये भी प्रोवाइड करेगी। तो एक तो है कि भाई प्रोवाइड मनी, एक तो हो गया भाई पैसा दे देना, तो ये चीज़ हो जाएगी। दूसरा है कि भाई उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करेगी प्रोडक्शन के लिए। मैंने आपको जापान का एग्जाम्पल दिया है। आइए अब आता है बाय लोकल कंपनी। अब किसी लोकल कंपनी को खरीद कर फिर उसे एक्सपैंड करना, लोकल कंपनी को खरीद कर फिर एक्सपैंड करना। तो क्या है, बहुत सारी टॉप MNCs ऐसी हैं जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा है जितना कि एक किसी डेवलपिंग कंट्री का बजट नहीं होता। उनके पास इतना पैसा है, एक डेवलपिंग कंट्री का बजट हो सकता है 100 करोड़, इनके पास है 500 करोड़। तो ये जो आपकी टॉप MNCs हैं इनकी इतना बड़ा बजट है इनके पास कि डेवलपिंग कंट्री से भी ज्यादा इनके पास वेल्थ है। तो ऐसे में क्या होता है, वो किसी लोकल कंपनी को खरीद के फिर अपना प्रोडक्शन करती हैं। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है, बाय अ लोकल कंपनी एंड देन एक्सपैंड द प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है। अब ये कारगिल फूड आपकी एक अमेरिकन MNC है, अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है। इसने क्या किया है, हमारे इंडिया के परख फूड्स को खरीद लिया है। ठीक है, परख फूड्स हमारे इंडिया की एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी थी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब परख फूड्स के पास 4 ऑयल रिफाइनरीज थी। ठीक है, परख फूड्स के पास 4 ऑयल रिफाइनरीज थी, लेकिन चूंकि अब कारगिल फूड्स ने इस परख फूड को खरीद लिया है तो ये ऑयल रिफाइनरीज भी कारगिल फूड के पास चली गई। साथ ही साथ आज के टाइम पर ये कारगिल फूड जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एडिबल ऑयल का इंडिया में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एडिबल ऑयल का मतलब खाने का तेल, मीठा तेल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आज के टाइम में इंडिया में और तकरीबन एक दिन में वो 5 मिलियन पाउचेस बना रहा है तेल के। तो ये देख लो किस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कैसे एक लोकल कंपनी को खरीदकर उसके बाद प्रोडक्शन किया गया। कि अमेरिका की एक MNC है कारगिल, उसने हमारे इंडिया की परख फूड्स को खरीदा, उसके बाद उससे प्रोडक्शन किया। तो परख फूड्स के पास जो भी था, ऑयल रिफाइनरीज थी, जो भी कुछ था, वो सब के सब चले गए कारगिल के पास। तो आज के टाइम पे कारगिल आपकी सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग आपकी वो है कंपनी है और एक दिन में 5 मिलियन
पाउचेस बना रही है। अब आता है फॉरेन ट्रेड कनेक्टिंग ग्लोबल मार्केट, व्हाट द फॉरेन ट्रेड डू। अब ये फॉरेन ट्रेड क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, किस तरीके से ग्लोबल मार्केट को कनेक्ट करता है। ग्लोबल मार्केट का मतलब इंटरनेशनल मार्केट्स, दुनिया भर के देशों के मार्केट्स को कैसे एक साथ कनेक्ट करता है, इंटीग्रेट करता है। आइए पढ़ लेते हैं। तो फॉरेन मार्केट क्या करता है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो सामान बना रहे हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपना सामान सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में ना बेचकर ग्लोबल मार्केट में भी बेच सके। जैसे आज अगर मेरी जूते बनाने की कंपनी है और मैं सिर्फ इंडिया में अपने जूते बेच रही हूं, तो इस फॉरेन ट्रेड की वजह से मैं अपने जूते अब सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर जापान, चाइना, अमेरिका, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान कहीं भी जाकर बेच सकती हूं। ठीक है। विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड, अब ट्रेड के साथ साथ गुड्स ट्रैवल, सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ठीक है। चॉइस ऑफ गुड्स इन दी मार्केट राइजेस। अब जब एक, जैसे मैं हूं, मैं जूते भेज रही हूं, तो खाली मैं थोड़ी भेज रही हूं, चाइना से भी लोग अमेरिका में भेज रहे होंगे, बांग्लादेश से भी भेज रहे होंगे, तो लोगों के पास क्या आ जाती है, चॉइस आ जाती है इस फॉरेन ट्रेड की वजह से। ठीक है। साथ ही साथ चॉइस टू कंज्यूमर्स के पास भी चॉइस है। देखो, विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड्स ट्रैवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर, चॉइस ऑफ गुड्स मार्केट राइजेस इन द मार्केट। दो तरीके से, एक तो कस्टमर के पास चॉइस आ गई, दूसरी आपके पास जूतों की अलग अलग चॉइसेस है। कैंपस का जूता है, एडिडास का जूता है, रीबॉक का जूता है, स्केचर्स का जूता है, बहुत सारे जूते आने लगे। कैंपस है, एक्शन है, लैंसर है। ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये डिफरेंट कंपनीज हैं, तो कितनी सारी चॉइसेस हैं, और कस्टमर के पास भी कितनी सारी चॉइसेस हैं। एक टीवी लेने जाते हो आप, सैमसंग भी दिखाएगा, सोनी भी दिखाएगा, वन प्लस भी दिखाएगा, एलजी भी दिखाएंगे, रेडमी भी दिखाएगा, Xiaomi भी दिखाएंगे, सब दिखाएंगे। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, क्लियर है। आइए, अब क्या होता है जब एक ही तरह का मार्केट, अब जो टीवी की बात करी, अलग अलग ब्रांड्स के हैं। अगर आपको 32 इंच का टीवी चाहिए, तो 32 इंच का टीवी अगर एलजी का 30,000 का है, तो वो सोनी का होगा 32,000 का, वन प्लस का होगा 35,000 का, Xiaomi का होगा 28,000 का। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक तरह के सामान होते हैं जब मार्केट में, और एक से ज्यादा चॉइसेस होती है, तो उनके रेट भी ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन 10-20 का फर्क नहीं हो सकता है। तो ये वाला पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसीलिए देयरफॉर प्रोड्यूसर्स इन टू कंट्रीज, दो अलग अलग देश में बैठे हुए प्रोड्यूसर्स, मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैं शूज बना रही हूं, एक प्रोड्यूसर अमेरिका में बैठा है, हम दोनों कितने दूर दूर हैं, लेकिन एक तरीके से हम दोनों आपस में कंपटीशन में है। कैसे कंपटीशन में है कि अगर मेरे जूते 100 रुपए के बिक रहे हैं और उसके 102 रुपए के बिक रहे हैं, तो एक ही कंपटीशन है। अब मैं अपने जूता जो है 102 रुपए से ऊपर नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरा बिकेगा ही नहीं। मैं सोचूंगी उसे कितना कम से कम बेच सकूं ताकि मेरा भी प्रॉफिट हो जाए। तो इसलिए क्या है, क्लोजली हम लोग कॉम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है। हालांकि डिस्टेंस वाइज हम बहुत दूर बैठे हैं, एक अमेरिका में, एक इंडिया में बैठे हुए हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत है इनके बीच में। ठीक है। तो इसीलिए फॉरेन ट्रेड किस चीज में रिजल्ट करता है, कनेक्टिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज, की अलग अलग देशों के मार्केट को वो इंटीग्रेट कनेक्ट कर देता है। आगे बढ़ते हैं। फोर्ड मोटर्स, ये एक अमेरिकन ऑटोमोबाइल है। देखो क्या हुआ है, सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है फोर्ड मोटर्स। ठीक है। इसने अपना प्रोडक्शन 26 कंट्रीज में सेटअप कर रखा है। 26 कंट्रीज में इसने अपना प्रोडक्शन जो है बेटा सेटअप कर रखा है। ठीक है। 1995 में क्या हुआ था, इस फोर्ड मोटर ने हमारी जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, एक ये मेजर इंडियन मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि जीप और ट्रक बनाती है, इसके साथ कोलैबोरेशन किया। ठीक है। इसके साथ जॉइंट वेंचर किया। कोलैबोरेशन का मतलब हुआ जॉइंट वेंचर किया। ठीक है। जॉइंट वेंचर करने के बाद 1700 करोड़ रुपया खर्च किया था चेन्नई में एक प्लांट लगाने के लिए, जहां पर वो अपना प्रोडक्शन करेगी। ठीक है। 2017 के आते आते तक फोर्ड मोटर्स हमारी कंट्री में 88,000 कार्स बना रही है इंडियन मार्केट में, और 1,81,000 कार्स बनाकर वो दूसरे देशों में बेच रही है, जैसे कि साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, ब्राजील, यूएसए, इसमें वो बेच रही है। तो wants to develop Ford India as a component supplying base for its other plants across the globe। साथ ही साथ फोर्ड ये चाह रही है कि इंडिया को वो एक कंपोनेंट सप्लाइंग बेस बना दे, जिससे कि वो यहीं पर सामान बनाए और दुनिया भर में सप्लाई करे। तो ये जॉइंट वेंचर की तरह काम कर रहे हैं कि फोर्ड मोटर ने हमारी इंडियन कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ मिलकर काम किया,
इतनी कारें इंडिया में, इतनी कारें दुनिया भर में बना रही हो, कितना ही प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको उसका एग्जाम्पल दिया है। चलिए अब आते हैं भाई पावर ऑफ एमएनसी। एमएनसी की पावर क्या है? एमएनसी की पावर इतनी ज्यादा है क्योंकि इनके पास पैसा इतना ज्यादा है कि किसी एक डेवलपिंग कंट्री से ज्यादा इनके पास पैसा है, वेल्थ है, तो इनका इन्फ्लुएंस बहुत हो सकता है सरकारों के ऊपर। इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा इनका इन्फ्लुएंस होता होगा ये हम समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब चाइनीज टॉयज की बात करते हैं। चाइनीज टॉयज के बारे में बात क्या करनी है? देखो पहले क्या था, इंडिया में जो इंडियन टॉयज थे वो उनका दाम बहुत ज्यादा था। ठीक है, चाइना ने क्या किया, अपना सामान बना बनाकर इंडिया में भेजने लगे। जब इंडिया में भेजने लगे तो इंडिया में लोगों के पास ऑप्शन आ गया कि अब सिर्फ और सिर्फ इंडियन टॉयज नहीं, चाइनीज टॉयज भी हैं। अच्छा, ये चाइनीज टॉयज क्या थे? ये बहुत सस्ते थे और इनकी नई नई डिजाइनें थी। हम भी जाते हैं मार्केट में, यही बोलते हैं नया डिजाइन दिखाओ, नया कपड़ा दिखाओ, कुछ नया दिखाइए। ठीक है, तो यही चीज यहाँ भी हुई। चाइना का सामान यहाँ नया और बिल्कुल एकदम लेटेस्ट। एक साल के अंदर अंदर ये प्रोडक्शन जो है, यानी कि हमारे इंडियन मार्केट में, हमारे दुकानों में अब 70 से 80% तक चाइना का सामान बिकने लगा था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे चाइना को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपना बिजनेस जो है वो एक्सपैंड कर सकती है। लेकिन हमारे इंडियन टॉयज को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, हमारे इंडियन टॉयज को यहाँ पर घाटे का सौदा करना पड़ा। तो इस तरीके से एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेड, ये फॉरेन ट्रेड की वजह से चाइनीज टॉयज हमारे इंडिया में आए और हमारे इंडिया में कॉम्पिटिशन किया उन्होंने इंडियन टॉयज के साथ, और फिर वो फ्लरिश कर गए, यानी कि चाइना का सामान फिर हमारे इंडिया में बिकने लगा। कैसे बिकने लगा? बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड, इस ट्रेड की वजह से बिकने लगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट आता है अब हमारा व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? सिंपल सी भाषा है, इतना बड़ा सेंटेंस याद ही नहीं करना है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस और तेज प्रोसेस जिसमें दुनिया भर के मार्केट्स एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो जाएं, दुनिया भर की कंट्रीज एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो जाएं, उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। क्या है? प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन ऑफ कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। वही चीज जो मैंने आपको बताई है वह अंग्रेजी में लिखी हुई है कि दुनिया भर की कंट्रीज फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू जब आपस में कोरिलेट कर गई, कनेक्ट कर गई, इंटीग्रेट कर गई, और वो भी एक ये रैपिड प्रोसेस, जल्दी, तो इसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है ये ब्लू लाइन है, ये सब कैसे कंट्रीज एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस जहां पर दुनिया भर की कंट्रीज के मार्केट और दुनिया भर की कंट्रीज एक दूसरे के साथ फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से इंटीग्रेट कर गई, कनेक्ट कर गई, क्लोज आ गई, इसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब एमएनसी का क्या रोल है ग्लोबलाइजेशन में? तो भाई बहुत मेजर रोल है इसका ग्लोबलाइजेशन में। क्यों? क्योंकि अगर एमएनसी नहीं होगी तो ग्लोबलाइजेशन कैसे हो सकता है? जब कोई किसी कंट्री की एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी में नहीं जाएगी तो कैसे आपस में कोरिलेट कर पाएंगे? समझ रहे हो? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका फोर्ड मोटर्स है। अब फोर्ड मोटर्स कार्स सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं बना रहा है, वो अपने कार्स एक्सपोर्ट भी कर रहा है और दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज को। तो ये एमएनसी का ही तो रोल हुआ। ये एमएनसी की वजह से तो हुआ कि दूसरे कंट्रीज में फोर्ड की कारें कैसे जा रही हैं? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड, बिकॉज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? क्लियर है? दूसरा पॉइंट, मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, more and more goods and services, investment and technologies are moving from one country to another। घूम फिर कर देखो वही बात कह रहा है कि चूंकि फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज, लोग, सामान, इन्वेस्टमेंट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ऐसी कंट्रीज आर ऑल्सो कनेक्टेड विद वन अनदर थ्रू मूवमेंट ऑफ पीपल। अब सामान तो जा ही रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज तो हम एक्सचेंज कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ लोग भी जा रहे हैं। और जब लोग जा रहे हैं तो लोग बहुत सारे कामों के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, इनकम के लिए जाते हैं। तो लोग जा रहे हैं, तो लोग क्यों जा रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया भाई, बेटर एजुकेशन के लिए, बेटर इनकम के लिए, बेटर जॉब के लिए। तो लोग का ट्रैवल करने का मतलब फिर कल्चर भी जाना। जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैं श्रीनगर गई थी बहुत पहले, तब वहां पर मैगी वैगी नहीं मिलती थी, वहां पर खाना बहुत सही नहीं मिलता था, नॉर्थ इंडियन खाना नहीं मिलता था। लेकिन जब लोग गए, देखा वहां डिमांड है इस चीज की, अब आप जाओ बिल्कुल हर जगह आपको मैगी चाय मिलेगी। ठीक है, तो लोगों के ट्रैवल करने से भी चीजें बदलती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स, अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ है भाई, तो कोई 2-3 फैक्टर्स की हम बात कर लेंगे। एक तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गया। हमने कभी नहीं सोचा था कि आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आप ऐसे ऑनलाइन बैठ के पढ़ाई करेंगे। हमारे टाइम में नहीं था, हमारे यहाँ टीचर थी सामने। आपके टाइम में इंटरनेट भी है, हमारे टाइम में तब इंटरनेट भी नहीं था। हमारे टाइम में आया था इंटरनेट, लेकिन बहुत तब बिल्कुल नया नया आया ही था, ठीक है। तब हमें 250 रुपये में 1 GB मिलता था 1 महीने के लिए। आज के टाइम में 1.5 GB 2 GB मिलता है 1 दिन के लिए, ठीक है। तो क्या है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हमारी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई। आप मेरा लेक्चर देख रहे हो बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर, ठीक है। कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, इन्फॉर्मेशन अच्छा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो गया। कोई भी चीज़ नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, फटाफट से गूगल किया, खत्म। कम्युनिकेशन, बातचीत, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप, चिट चैट, सब कुछ हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन भाई, एरोप्लेन से आप कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है। कैब बुक कर ली, फटाफट आ गई, 2 मिनट में कैब आती है, 5 मिनट में कैब आती है। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरा है लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है, आपने क्लास 10th और 9th में पढ़ा होगा एक वर्ड लिबरल। लिबरल का मतलब क्या होता है, फ्री। तो फ्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज की वजह से भी ग्लोबलाइजेशन हुआ है। ये लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी तरीके के ट्रेड पर बैरियर्स ना लगाना, रुकावटें ना होना, स्मूथली तरीके से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ है। और तीसरा है WTO की दखलंदाजी, कंट्रीब्यूशन। इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लिख लीजिए इस चीज को, जिसको नहीं पता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके कंट्रीब्यूशन की वजह से भी ये सारी चीजें ग्लोबलाइजेशन हुई हैं। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, रैपिड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि देखो आज के टाइम पर क्या है, जल्दी फास्टर गुड्स एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है, वो भी एट अ लोअर कास्ट। बहुत कम दाम पर आज हम सामान एक जगह से दूसरी जगह बेच पाते हैं। जैसे कि बड़े बड़े कंटेनर्स में अब हम सामान भर के जाते हैं, तो इससे पोर्ट कॉस्ट कम हो जाती है, लागत कम हो जाती है, मजदूरी कम हो जाती है, हैंडलिंग कॉस्ट जो है वो डिक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट आता है आपका कि एयर ट्रांसपोर्ट में अब बड़े बड़े ऐसे कंटेनर्स में आप सामान भेज देंगे। अब यहाँ पर किसी को बोरी लाद कर नहीं जाना है, तो एयर ट्रांसपोर्ट का भी जो कॉस्ट है वो कम हो गया। आज के टाइम पर एयर ट्रांसपोर्ट यानी एरोप्लेन से जाना भी थोड़ा सस्ता हो गया है। पहले के टाइम पे बहुत बड़ी बात थी, लेकिन बिकॉज ऑफ इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी आज के टाइम पर ये बहुत अब इजी चीज हो गई है। आगे बढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। अब फोन है, टेलीफोन है, लैपटॉप है, टैबलेट है, कंप्यूटर्स है, ये क्या है, दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर, कि इनका एक बहुत बड़ा रोल है इस प्रोडक्शन को स्प्रेड करने में। आज हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेज है, इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है, दुनिया किस तरीके से है, यूनिवर्स में क्या हो रहा है, ऊपर एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, हम सब जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ठीक है। अब आता है इंटरनेट। अब आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट से हम कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, दे भी सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक मेल का भी प्रोविजन है। अब इसका इस्तेमाल ही थोड़ा कम होता है। हम व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मेलीग्राम, जेलीग्राम और वीचैट और हैंगआउट और पता नहीं क्या क्या, इंस्टाग्राम, सब कुछ यूज़ कर रहे हैं। हम वॉइस मेल भेजते हैं, हम ईमेल करते हैं, हम वीडियो कॉल करते हैं, और जो हमारी कॉस्ट आती है वो बहुत ही ना के बराबर आती है। लेकिन बिजली होना भी ज़रूरी है, तभी आपका इंटरनेट भी काम करेगा। जगह जगह आजकल आपको वाईफाई मिलेंगे, और वाईफाई होना आज के टाइम पर एक बहुत नॉर्मल चीज़ हो चुकी है। अब यही एक आपकी IT सेक्टर में क्या हुआ था कि दिल्ली वालों को, लंदन की एक कंपनी ने दिल्ली को एक मैगजीन छापने को दिया, कोई भी नहीं आया, पेमेंट भी ऑनलाइन हो गया, मैगजीन कैसे छपनी है वो भी ऑनलाइन बता दिया। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ IT सेक्टर। चलिए अब आता है लिबरलाइजेशन इन द पॉलिसी ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो क्या हुआ था, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस या बैरियर हटा देना जो कि सरकार ने लगाए थे फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इसे हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर से सरकार ने जो बैरियर्स लगाए थे, जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, उसको हटा देना, उसे लिबरलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं रिलैक्स इन द रूल्स ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट मेड बाय गवर्नमेंट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आराम से हो जाना, इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन के होने से क्या है, ये अब हमारे पास एक फेयर अपॉर्चुनिटी आ गई, हम इस चीज को फ्री है डिसाइड करने में कि किस तरीके के चीजों को हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है,
ठीक है। गवर्नमेंट इम्पोजेस मच लेस रेस्ट्रिक्शन। लिबरलाइजेशन का मतलब ये नहीं हुआ कि बिल्कुल फ्री कर दिया। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है बहुत कम रेस्ट्रिक्शन सरकार ने लगा रखे हैं फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इसीलिए उसे कहते हैं लिबरल। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रेड बैरियर क्या होता है? जब कोई रेस्ट्रिक्शन सरकार लगाती है फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इसी को हम कहते हैं ट्रेड बैरियर। जैसे कि टैक्स ऑन इंपोर्ट्स, अगर आपने इंपोर्ट पे टैक्स ज़्यादा लगा दिया तो आपका एक तरीके से वो ट्रेड बैरियर है। आपने मना नहीं किया लेकिन आपके लिए वो ट्रेड बैरियर है। गवर्नमेंट इसको क्यों ट्रेड बैरियर लगाती है? ताकि वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को रेगुलेट कर सके, कंट्रोल कर सके, ताकि ये चीज़ वो देख सके, डिसाइड कर सके कि किस तरह का सामान हमें अपनी कंट्री मंगाना है और कितना मंगाना है, इस चीज को डिसाइड कर सके। जैसे चाइनीज टॉयज है, अब अगर डिसाइड कर लेते तो हो सकता है हमारे इंडियन मार्केट को इतना नुकसान नहीं होता। ट्रेड बैरियर देखो, ये बहुत अच्छी कहानी है। क्या हुआ था जब हमारा इंडिया आजाद हो गया था, तो हमारा इंडिया सिर्फ आजादी हुआ था लेकिन हमें उसमें बहुत सारी चीजें करनी थी, गरीबी वगैरह हटानी थी, अपनी कंट्री को ग्रो करना था। तो क्या था कि सरकार ने क्या किया था, 1947 से लेकर 1990 तक ट्रेड बैरियर लगा दिया था, ताकि किसी भी कंट्री का सामान हमारे इंडिया में नहीं आएगा, हमारे इंडिया के लोग उसको प्रोडक्शन करेंगे और हम अपना कंट्री जो है स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फॉरेन कॉम्पिटिटर से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने यहाँ पर ट्रेड बैरियर लगा दिया था। ठीक है, अब 1950-60s में क्या हुआ था, हमारी कंपनीज, हमारी इंडिया की कंपनीज जस्ट ग्रो ही कर रही थी। अब उस वक्त अगर हम ट्रेड बैरियर नहीं लगाते तो हमारी कंपनी, हमारी इंडिया इतनी ग्रो नहीं कर पाती, तो इसीलिए ट्रेड बैरियर लगा दी ताकि हमारी कंपनी जो है वो ग्रो कर पाए। सिर्फ जो एसेंशियल आइटम्स थे, ऐसे आइटम्स जो हमारी कंट्री में नहीं ग्रो हो सकते थे, नहीं बन सकते थे, सिर्फ उन्हीं को आने दिया, बाकी सब पर ट्रेड बैरियर लगा दिया। लेकिन 1991 में सरकार को ये रियलाइज हुआ कि अब हमारे कंट्री के प्रोड्यूसर्स इतने सक्षम हो गए हैं कि वो ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन कर सकते हैं, बाकी दूसरे प्रोड्यूसर्स से कॉम्पीट कर सकते हैं। तो सरकार ने फिर क्या किया, इस पॉलिसी को, इस ट्रेड बैरियर को फिर हटा दिया। सरकार ने इसको इसलिए भी हटाया ताकि अब जो क्वालिटी है सामान की वो इंप्रूव कर पाए, प्लस लोगों के पास चॉइस आ जाएगी। फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से फिर उन्होंने जाकर ये बैरियर्स हटा दिए। तो ये रीजंस था कि क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। अभी तक यही पेन बन रहा था, पूरे भारत में यही बनता चला जा रहा है, लेकिन अब दूसरे देश का ये पेन आएगा तो एक कंपटीशन आ जाएगा, तो इससे क्वालिटी इंप्रूव होगी, प्राइस भी कंट्रोल हो जाएगा। तो इसलिए सरकार ने फिर बाद में इसको हटा दिया, ये सोचकर कि हमारे अब कंट्री के प्रोड्यूसर्स जो है वो कॉम्पीट कर ले जाएंगे। तो अब गुड्स क्या है, आसानी से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर पा रहे थे हम आसानी से। ठीक है, और फॉरेन कंपनीज भी आकर हमारी कंट्री में अपना अपना प्रोडक्शन सेटअप कर रही थी। अब आता है WTO की बात। WTO क्या है? WTO आपकी एक रेगुलेटिंग एंड मॉनिटरिंग अथॉरिटी है जो कि वर्ल्ड ट्रेड को रेगुलेट और मॉनिटर करती है। वो इस चीज़ को मॉनिटर करती है कि भाई सब लोग रूल्स को सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। उसका एम ये है कि एक लिबराइज इंटरनेशनल ट्रेड कराए, किसी प्रकार का कोई बैरियर ना हो। ठीक है, किसी फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर बैरियर ना हो। ठीक है, ट्रेड बिटवीन कंट्री शुड बी फ्री, ये इसका एक मोटिव है, ताकि ट्रेड, और उसका ये भी वो ये चाहती है कि जो ट्रेड पॉलिसीज हैं वो लिबरलाइज रहे, यानी फ्री रहे। आज के टाइम पर इसकी 164 मेंबर्स हैं। लेकिन क्या WTO का रोल पार्शियल है कि इम्पार्शियल है? देखो, WTO का रोल ये है कि वो फ्री ट्रेड कराए सबके लिए, लेकिन WTO क्या करती है, डेवलपिंग कंट्रीज को फोर्स करती है कि आप ट्रेड बैरियर्स मत लगाइए, वेराज डेवलप्ड कंट्री को वो कुछ नहीं बोल पाते जबकि डेवलप्ड कंट्रीज अपने ऊपर ट्रेड बैरियर्स लगाए हैं। तो डेवलपिंग कंट्री फिर अपना सामान कहाँ बेच पाएंगे? तो इस तरीके से उसका काम तो ये है कि वो फ्री ट्रेड कराए, लेकिन एक्चुअली ऐसा हो नहीं पा रहा है। अमेरिका में यही प्रॉब्लम है, अमेरिका अपने किसानों को सपोर्ट करता है लेकिन दूसरे से बोलता है कि आप अपने किसानों को सपोर्ट नहीं करिए, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, अब इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, क्या इम्पैक्ट आया भाई ग्लोबलाइजेशन का इंडिया में? तो भाई इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए। क्या क्या इम्पैक्ट है? हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस आ गई हैं, एक ही चीज़ के हमें इतने सारे चॉइसेस में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स के लिए एक जैसा नहीं था, यूनिफॉर्म नहीं था। MNC और लोकल कंपनी की बात करें तो MNC हैज़ इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इंडिया में MNC ने अपना इन्वेस्टमेंट क्यों इंक्रीज किया लास्ट 20 ईयर्स में? इसका क्यों इंक्रीज किया? इसका मतलब चूंकि इंडिया में उनसे फायदा हो रहा है इसलिए उसने अपना प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर दिया। जैसे कि अब सेलफोन, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब क्या है, ये सारी चीजें जो है एक नया जॉब क्रिएट कर रही है हमारे इंडिया में। जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, अमेजॉन, ये सब लोग जो देने आ रहे हैं, डिलीवरी करते हैं, दीज आर ऑल न्यू टाइप्स ऑफ जॉब्स।
टॉप कंपनीज की बात करें तो इन्हें बहुत फायदा हुआ है। क्यों? क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, नया नया तरीका इनको मिल गया है प्रोडक्शन करने के लिए, नए नए स्टैंडर्ड्स मिल गए हैं, तो और ज़्यादा प्रोडक्शन होता चला जा रहा है। ठीक है, सम हैव गेम्ड सक्सेसफुल कोलैबोरेशन, किसी ने कोलैब करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया, जैसे कि आपका महिंद्रा एंड फोर्ड मोटर्स। और कौन कौन सी हैं? जैसे कि टाटा मोटर्स, इन्फोसिस रैनबैक्स की दवाइयाँ बनाती है, एशियन पेंट्स पेंट करता है, सुंदरम फास्टनर्स नट्स एंड बोल्ट्स बनाते हैं, तो इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज, आईटी सेक्टर। अब आईटी सेक्टर में क्या आता है? जैसे कि आपके जोमेटो, उबर, स्विगी, ओला, ऑनलाइन शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें आपकी आईटी सेक्टर में आती है। तो इनकी भी सर्विसेज जो है वो दिन पे दिन बढ़ गई हैं। जैसे आपकी डाटा एंट्री हो गया, अकाउंटिंग हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हो गया, इंजीनियरिंग हो गया। आज के टाइम पर हमारी कंट्री में लोग इसे सस्ते दाम पर यानी कम पैसों में भी काम करने को तैयार हैं, और इस तरह की जो सर्विसेज है उसे हम दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। स्मॉल प्रोड्यूसर्स को लेकिन घाटा हुआ है, जैसे कि जो कैपेसिटर्स बना रहे हैं, प्लास्टिक टॉयज बना रहे हैं, टायर्स बना रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इनको घाटा हुआ है, इनका इतना फायदा नहीं हुआ है। कईयों की तो कंपनी भी बंद हो गई है। अब क्या क्या तरीके हैं कि हम अपने कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं? तो भाई तरीके ये है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंपनीज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, जिन्हें हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहते हैं। ठीक है, अब इस स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन्स में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दी गई है, टॉप वर्ल्ड क्लास एकदम चकाचौंध यहाँ पर फैसिलिटीज दी गई है कि कंपनीज आकर यहाँ पर फायदा ही फायदा होगा, भर जाएंगी बिल्कुल पैसों से। बढ़िया रोड है, बिजली आ रही, पानी है, हवा है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ है, घूमने फिरने की जगह है, सब कुछ है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें बना रखी हैं। साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शुरुआत के 5 साल में यहाँ की जो भी कंपनी होगी उसे कोई टैक्स नहीं देना है 5 साल तक, लेकिन उसके बाद आपको टैक्स लगेगा। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड लेबर लॉ लगा रखा है। लेबर लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी है कि जितना टाइम तक आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उतने टाइम तक आप मजदूर को लीजिए, बाकी फिर वो कर दीजिए, उनको निकाल भी सकते हैं आप, ये चीज़ हुई है। जैसे कि भाई शॉर्ट पीरियड पर क्या होता है कि जैसे दिवाली का टाइम आया, पटाखों में फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री में लोग चाहिए, पटाखे की फैक्ट्री में, तो उस वक्त भर लिए 400-500 लोग। जब दिवाली का टाइम गया, पटाखे गए, फिर निकाल दिया, बाकी 200-300 लोगों को निकाल दिया, 100-200 लोग फिर काम कर रहे हैं। तो ये आपके लेबर लॉ की फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, आई बात समझ में? अब ऐसे में क्या होता है, इनके साथ हम ऐसा तो करते हैं, लेकिन ये अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट निकल के आता है। अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ कि इनकी एम्प्लॉयमेंट का कोई वो नहीं है, कोई पक्का नहीं रहता, कभी भी जॉब मिलेगी, कभी भी जॉब चली जाएगी। ठीक है, इससे इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला है। ठीक है, कंपटीशन बढ़ने की वजह से लोग क्या है, कम दाम में भी काम करने को तैयार हैं। वैसे मिलने चाहिए 500 रुपये, लेकिन लोग इतने हैं 300 रुपये पे काम करने को भी तैयार है। तो इनकी लाइफ पर इसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला है। उनकी कॉस्ट कम हो गई है, टेम्पररी बेसिस पर उनको रिक्रूट कर रहे हैं, पूरे साल का पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है, जितने टाइम तक काम किया उतने ही टाइम का पेमेंट कर रहे हैं। पैसे जो मिल रहे हैं वो बहुत कम है, वेजेस बहुत कम है, ओवर टाइम भी काम कराया जाता है ताकि दोनों की ज़रूरतें पूरी की जा सके। और कभी कभी जब पीक सीजन होता है तो नाइट शिफ्ट भी कराई जाती है। अब आता है स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन, हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर। कैसे आप ग्लोबलाइजेशन और सही तरीके से कर सकते हैं? वो आप तब कर सकते हैं जब आप ये करेंगे कि कोई भी रिच और पावरफुल का कोई भी इंटरेस्ट, इन्फ्लुएंस ना आए लोगों के ऊपर, बल्कि आपको इस तरीके से कंट्री को डेवलप करना है कि सभी लोगों का विकास हो। सिर्फ और सिर्फ रिच और पावरफुल लोगों के लिए आपको पॉलिसीज नहीं बनानी है। सरकार को ये भी देखना है कि जो लेबर लॉज हैं वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और वर्कर्स को अपने राइट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। एंड सरकार को ये भी देखना है कि किस तरीके की आप ट्रेड बैरियर्स यूज कर रहे हैं। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप ट्रेड बैरियर्स भी यूज कर सकते हैं। सरकार को क्या करना है, WTO में जाकर नेगोशिएट भी कर सकती है फेयर रूल्स के लिए। अगर मान लो WTO कहीं पर जाकर पार्शियल हो रहा है तो उस चीज को वो नेगोशिएट कर सकती है 2-3 कंट्रीज को ले जाकर कि भाई ये क्या तरीका है, आप हमारे साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वैरस उनके साथ अलग तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं, ताकि कोई भी कंट्री डोमिनेट ना कर पाए। ठीक है, देन लोग भी इसका बहुत सही तरीके से, लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस स्ट्रगल में। कैसे कि लोग जब मोबिलाइज करेंगे, अगेंस्ट मैसिव कैंपेनिंग करेंगे WTO की हो, तो WTO के ऊपर लोगों का प्रेशर बनकर क्या हो जाएगा, चीज़ें जो है फिर वो रेगुलेट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने पूरा रिविजन कर लिया है इन 40 मिनट्स। तो कोई बात नहीं, 30 मिनट्स की जगह 40 मिनट्स कर लेते हैं। कुछ चैप्टर्स आपके बड़े होते हैं जिसमें रिक्वायरमेंट आ ही जाती है, तो लेट्स गिव इट टू 40 मिनट्स। कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था
और आपका थोड़ा सा डिटेलिंग चैप्टर भी था, ठीक है। सो नाउ हियर वी कम टू द एंड ऑफ आवर दिस सेशन। सो होपफुली आपको मजा आया होगा। पूरी चीज़ें हमने रिवाइज करनी ग्लोबलाइजेशन की, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। इनके नोट्स बनाइए, कहीं डाउट आ जाए तो यू कैन आस्क मी। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन, अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।